हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10। आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। और इस सेशन में हम एक सिंगल वीडियो में यानी कि एक सेशन में हम पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं, चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, क्लास 9 का चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस चैप्टर का अब हम करेंगे वन शॉट रिवीजन। ठीक है, और इस चैप्टर में टोटल 3 सब टॉपिक है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। पहले तो चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, बहुत सारे जो मॉडल दिए गए एटम के उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 का चैप्टर जो कि 4 है। ठीक है, चलिए तो चैप्टर 3 में एटम एंड मॉलिक्यूल्स में शुरुआत में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने ये कहा कि एटम डिविजिबल नहीं है, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इनडिविजिबल है। लेकिन बाद में बहुत सालों बाद ये पता चला कि एटम तो डिविजिबल है ना। तो यही तो लिखा है कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम कंस्टिट्यूटिंग देम। यानी कि ये जो एटम के बारे में कि एटम डिविजिबल है ना, एटम को तोड़ा जा सकता है, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसका पता बाद में चला। ठीक है, लेकिन अगर हम देखा जाए एटम तो कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर, कोयला हो, ये प्लास्टिक का पेन हो, है ना, लकड़ी हो, हमारा शरीर हो, हमारे आसपास जितने भी मैटर या ऑब्जेक्ट हैं सभी एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बने हैं जिसे हम एटम कहते हैं। एटम मिलके मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से फिर वो मैटर बनता है कि नहीं? समझ में आया? तो अलग अलग एटम मिलकर अलग अलग मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये गोल्ड का एटम है और गोल्ड के एटम बहुत सारे मिले तो ये गोल्ड बना। गोल्ड क्या है? ये तो मैटर है, लेकिन इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम है ना। और अलग अलग मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं यानी एटम्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, तभी तो मैटर अलग अलग बनता है कि नहीं? तो अगर लकड़ी और सोने में अंतर है तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि गोल्ड जिस एटम से बना है और लकड़ी जिस एटम से बना है वो दोनों एटम अलग अलग है। इतना तो हमको पता चल गया है ना। लेकिन क्वेश्चन अराइज, नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब कि अगर गोल्ड और वुड यानी लकड़ी, तो सोने और लकड़ी अलग अलग एटम से मिलकर बना है, तो इन दोनों एटम में अंतर क्या है? आखिर ऐसा क्या डिफरेंस है जो गोल्ड के एटम को लकड़ी के एटम से अलग बनाता है? कुछ तो डिफरेंस होगा। तो एक क्वेश्चन ये है ना। दूसरा, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल? क्या एटम इंडिविजुअल है? एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता, ब्रेक नहीं किया जा सकता, जैसा कि जॉन डाल्टन और महर्षि कनद और डेमोक्रिटस ने कहा था। तो क्वेश्चन ये भी तो उठता है। तो जैसा डाल्टन ने कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, क्या ये बात सही है ना? तो ये 2 क्वेश्चन उठता है। भाई सबके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा ना कि अगर सभी मैटर एटम से बने हैं तो एटम में कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो मैटर अलग अलग, तभी तो सोना अलग, चांदी अलग, लकड़ी अलग, कोयला अलग। तो ऑब्जेक्ट जो हमारे अगल बगल हैं उनमें डिफरेंस इसीलिए तो है क्योंकि वो जिस एटम से बने हैं वो एटम भी डिफरेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये, तो क्या एटम डिफरेंट है? तो इसकी कोशिश की पता लगाने की, है ना, किसने? साइंटिस्ट लोगों ने। और दूसरा ये क्वेश्चन उठा कि क्या एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं? अगर छोटे पार्टिकल होते हैं इसका मतलब एटम डिविजिबल है, और अगर नहीं होते होंगे तो एटम आर इनडिविजिबल। ठीक है, तो जब इन 2 क्वेश्चन की पता लगाने की कोशिश हुई तो ये पता चला कि एटम आर डिविजिबल। जी हाँ, एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो बाद में पता चला। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन एटम डिविजिबल है, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इस बात का सबूत कैसे मिला? तो सबूत मिला चार्ज पार्टिकल से, कि जो मैटर होता है उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो एटम से भी छोटे होते हैं। इसका मतलब एटम डिविजिबल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एटम डिविजिबल है
एटम्स को तोड़ा जा सकता है, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। इसका सबूत क्या है? तो इसका सबूत है मैटर में प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल्स। जैसे कि तो क्या लिखा है? फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। किसी भी मैटर या ऑब्जेक्ट में हमको किसी चार्ज पार्टिकल का नेचर पता करना है, तो चलिए इसको एक्टिविटी से परफॉर्म करके पता लगाते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी आपने ये भी परफॉर्म किया होगा, किया है कि नहीं? आपने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को रख कर टेबल पर कंघी को बाल में घिसा होगा, रगड़ा होगा, और फिर उस कंघी को जब आप कागज के टुकड़े के पास ले गए तो ये कागज के टुकड़े उस कंघी से क्या हो गए होंगे? चिपक गए होंगे, है ना? क्या आपने एक्सपेरिमेंट किया है? जरूर किया होगा। मैंने तो अपने बचपन में किया है, तो स्कूल में खूब करता था, है ना? तो किताब की जो छोटी छोटी जो किताब होती थी उसके पेजों को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में टेबल पर रख देता था और कंघी की जगह स्केल यूज करता था। स्केल को बाल में रगड़ कर जब स्केल को ले जाता था तो सारे कागज स्केल पे चिपक जाते थे। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा हुआ चार्ज पार्टिकल्स के कारण। ठीक है, फिर सेकंड, ये जो ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड में अगर आप सिल्क का कपड़ा रगड़ेंगे तो आप ये देखोगे कि जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और जो सिल्क का कपड़ा है, क्लॉथ है, वो निगेटिवली चार्ज है ना? समझ में आया? रब ए ग्लास रॉड विथ ए सिल्क क्लॉथ। एक ग्लास रॉड को जब आप सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो ग्लास रॉड पे, कांच की जो रॉड है उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क के कपड़े पे हमेशा निगेटिव चार्ज आएगा। और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अगर आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो किस पे पॉजिटिव और किस पे निगेटिव चार्ज आता है? तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आता है। तो ये चार्ज क्या है? ये चार्ज पार्टिकल ही तो है जो इस मैटर में प्रेजेंट था, है ना? और इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स की जब पता लगाने की कोशिश हुई आखिर ये चार्ज पार्टिकल्स है कौन से, तो पता चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और ये पाए गए कि एटम से भी छोटे होते हैं। और तब पूरी दुनिया ने मान लिया कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, एटम डिविजिबल है। एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम को भी तोड़ा जा सकता है। तोड़ेंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे और इन्हीं पार्टिकल पे चार्ज है, तो इन्हें क्या कह दिया गया? चार्ज पार्टिकल्स कह दिया गया। तो ये सबूत थे, ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी, ये सबूत है कि बहुत ही छोटे पार्टिकल जो एटम से भी छोटे हैं, जिन पे चार्ज होता है, वो मैटर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सबूत ये है। ठीक है, चलिए, तो फ्रॉम दीज एक्टिविटीज, ये दोनों एक्टिविटीज से हमने क्या सीखा? वी कैन कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करने पर, रगड़ने पर वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम? तो ये चार्ज कहां से आया? ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया, सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आया, कहां से आया? क्वेश्चन ये उठता है ना। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट। अब इस क्वेश्चन का आंसर तभी दिया जा सकता है जब हम ये माने कि नहीं, एटम को क्या माना था डाल्टन जी ने? न्यूट्रल माना था। तो अगर एटम न्यूट्रल है और अगर ये एटम की वजह से होता तो फिर इस पे चार्ज नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है। लेकिन रगड़ने पर इन ऑब्जेक्ट्स पे आपको क्या दिख रहा है? चार्ज दिख रहा है, और चार्ज के वजह से ही तो ये कागज कंघी पे चिपक गया। तो इसका मतलब कि ये एटम के वजह से नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल है उसके वजह से। और वही चार्ज पार्टिकल्स बाद में पता चला कि एटम से भी छोटे होते हैं। तो इसका मतलब हमको मानना पड़ेगा, और ये दुनिया में अब साबित हो चुका है कि एटम क्या है? एटम इज डिविजिबल। जो पहले जॉन डाल्टन और उस स्टार्टिंग में महर्षि कनद, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने जो बोला था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है मैटर का, एटम इज इनडिविजिबल, तो जब तक ये चार्ज पार्टिकल्स की हमने स्टडी नहीं की थी तब तक हम एटम को इनडिविजिबल मानते थे। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल्स की स्टडी की तो ये क्यों हुआ? जब इसकी कोशिश की गई तलाश लगाने की, मतलब पता लगाने की आखिर ये चार्ज क्यों हो रहे हैं, तो पता चला कि चार्ज पार्टिकल्स की वजह से हो रहे हैं। और ये तभी संभव है जब वो चार्ज पार्टिकल्स एटम से भी छोटे हों। और एटम इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स का क्या होता है? बना होता है।
ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आज पूरी दुनिया क्या मानती है, आज पूरी दुनिया ये मानती है कि एटम डिविजिबल है और एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, इसीलिए उन्हें चार्ज पार्टिकल्स कहा जाता है। और ये जितनी भी एक्टिविटी अभी आपने देखी उसमें जो भी हो रहा है वो चार्ज पार्टिकल्स के वजह से हो रहा है। एटम के वजह से होता तो एटम तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज, नेट चार्ज जीरो, तो फिर ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की वजह से है। ठीक है, और बाद में वही चार्ज पार्टिकल पता चला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक और पार्टिकल जिस पर चार्ज नहीं होता लेकिन वो पता चला, वो है न्यूट्रॉन। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है और फिर ये तो पढ़ना है कि एटम कैसा दिखता है कि नहीं। तो मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम। अब एटम में ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, मैटर एटम से बना है, एटम के अंदर ये चार्ज पार्टिकल्स, तो ये चार्ज पार्टिकल्स कैसे हैं, इनका नेचर क्या है, इनका मास क्या है, इन पे चार्ज है तो कितना है, इन सभी चीज़ों को पता लगाने के लिए कोशिश की साइंटिस्ट लोगों ने। ठीक है, और उन्हीं साइंटिस्ट के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट आते हैं इन 1897, वो हैं जे थॉमसन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो जे थॉमसन यूज ए कैथोड रे ट्यूब टू डिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसका पता लगाने के लिए जे थॉमसन ने 1897 में एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। तो कैथोड रे ट्यूब कैसा दिखता है, तो ट्यूब इस तरीके का दिखता है। ठीक है, और इसी ट्यूब को कुछ इस तरीके से यहां रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये कैथोड रे ट्यूब है। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर बैटरी के दो टर्मिनल लगा दिए गए, एक टर्मिनल माइनस टर्मिनल था, एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल था। तो ये देखो बैटरी से जोड़ दिया गया, इधर माइनस है और इधर प्लस है, प्लस वाले को इधर जोड़ दिया गया और माइनस वाले को इधर जोड़ दिया गया। ठीक है, और यहाँ जो एयर का प्रेशर था वो बहुत लो था। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि कैथोड रे ट्यूब में जो एयर का प्रेशर था वो क्या था, वेरी लो एयर प्रेशर। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कैथोड रे ट्यूब में जे थॉमसन ने कैसी कंडीशन रखी थी। तो एयर का जो प्रेशर था वो बहुत लो था। ठीक है, मतलब एक तरीके से वैक्यूम था। अब इन्होंने क्या देखा, जे थॉमसन ने जब ऐसा कंडीशन बनाने के बाद देखा कि ये जो व्हेन ए हाई वोल्टेज करंट, तो जब ये इस बैटरी से हाई वोल्टेज का करंट पास किया गया तो जो ये कैथोड रे ट्यूब है ना, डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो आपको नजर आ रही है, इसमें एक गैस थी कंटेनिंग ए गैस एट वेरी लो प्रेशर। तो यहाँ गैस भी भरी हुई थी और वो गैस बहुत ही लो प्रेशर पे भरी हुई थी। ठीक है, और जब करंट पास किया गया तो एक ग्रीन रंग का चमकदार ग्रीन फ्लोरोसेंस वाज सीन कमिंग आउट फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब के एक एंड से, किधर से, एनोड से, ये ग्रीन रंग की चमक निकलती हुई दिखाई दे रही थी। किसको, जे थॉमसन को। तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। तो एक्सपेरिमेंट को मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूं कि ये था, जे थॉमसन ने एक कैथोड रे ट्यूब लिया यानी डिस्चार्ज ट्यूब, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बैटरी के दो टर्मिनल रखे और उनको बैटरी के निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। फिर अंदर गैस भर दी और गैस बहुत ही लो प्रेशर पे थी। ठीक है, और जब यहाँ से हाई वोल्टेज करंट पास किया गया तो करंट पास करने की वजह से क्या देखा, ये जो एनोड है ना, एनोड मतलब वो टर्मिनल बैटरी का जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे ग्रीन रंग की चमक दिखी। किसको, जे थॉमसन को। अब जे थॉमसन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि आखिर ये चमक क्यों है। तो जे थॉमसन ने क्या कहा, जे थॉमसन ने ये कहा कि ये जो ग्रीन रंग की चमक है ना, ये इसलिए है क्योंकि कैथोड से कोई रे है जो एनोड की तरफ जा रही है और इसलिए वो एनोड पर वो ग्रीन रंग की फ्लोरोसेंस नजर आ रही है ना। द ग्रीन फ्लोरोसेंस वाज द रिजल्ट ऑफ रेज एमिटेड फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड। तो कैथोड से, ध्यान रखना, कैथोड से
एनोड की तरफ, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कैथोड से, कैथोड किसको कहेंगे, बैटरी का वो टर्मिनल जो कि निगेटिवली चार्ज है, और एनोड मतलब बैटरी का वो टर्मिनल जो पॉजिटिवली चार्ज है। ग्रीन फ्लोरोसेंस किधर दिखा, एनोड की तरफ। तो इस चीज को एक्सप्लेन किया जे थॉमसन ने कि कोई रे है, किरण है, जो कैथोड से एनोड की तरफ क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, और उसके वजह से एनोड पर ये ग्रीन रंग का चमक, फ्लोरोसेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बाद में उसी रेस को क्या कहा, कैथोड रे कहा, क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी। कहां से निकल रही थी, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी वो रेस, इसीलिए इन रेस को जे थॉमसन ने क्या कहा, कैथोड रेस का। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई कैथोड रेस आर कॉल्ड कैथोड रेस। ठीक है, इसलिए जे थॉमसन ने इन्हें कैथोड रेस कहा, क्योंकि ये निकल कैथोड से रही थी और जा किधर रही थी, एनोड की तरफ, और इसलिए एनोड पर क्या दिखाई दे रहा था, ग्रीन फ्लोरोसेंस, यानी ग्रीन चमक दिखाई दे रहा था। अब बाद में जब इन रेस की, कैथोड रेस की स्टडी की जे थॉमसन ने, तो ये पाया कि कैथोड रेस निगेटिवली चार्ज है, और ये रेस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से बना है। तो यानी इन रेस में क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स, और इनका नेचर कैसा है, निगेटिवली चार्ज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हुए कि नहीं। तो वही कंक्लूजन निकला फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन कंक्लूडेड दैट कैथोड रेज आर नथिंग बट ए स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, और तब जाकर इस इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो जो चार्ज पार्टिकल्स हम बार बार कह रहे हैं, उसमें से एक चार्ज पार्टिकल ये है जो कि जे थॉमसन ने खोजा। तो इसी इलेक्ट्रॉन्स को पहले नाम दिया कैथोड रेज, और बाद में कहा कि जो कैथोड रेज है ना, वो कुछ नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, बहाव है, फ्लो है, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं तो उन्हीं को रेज नाम दे दिया। कौन सा रेज, कैथोड रेज। तो कैथोड रेज किससे बने हैं, आर मेड अप ऑफ, आर नथिंग बट ए स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन खोजा गया, इसके बाद एक चार्ज पार्टिकल और पता चला नेचर में, और वो पता चला किसके द्वारा, गोल्डस्टीन द्वारा। तो ए गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन, जिसपे दूसरा अपोजिट चार्ज था। अपोजिट किसके, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था उसके अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव लिया गया, तो जो न्यू रेडिएशन पे, जो कि किसने ऑब्जर्व किया था, गोल्डस्टीन ने, उस रेडिएशन पे जो चार्ज ऑब्जर्व हुआ वो अपोजिट हुआ इलेक्ट्रॉन के, तो इसीलिए उसको पॉजिटिव बोल दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है तो नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव। तो गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन ए गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड इट कैनाल रेज। और बाद में उन कैनाल रेज का जो नेचर पता चला वो पॉजिटिवली चार्ज पता चला। तो जे थॉमसन ने रेस को नाम दिया कैथोड रेस, और बाद में पता चला कैथोड रेस का जो नेचर है वो नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और गोल्डस्टीन ने जो नए रेडिएशन ऑब्जर्व किए गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, उन्हें कैनाल रेस कहा, और बाद में पता चला कि कैनाल रेस पॉजिटिवली चार्ज है, और वो किसके वजह से, प्रोटॉन के वजह से। ठीक है, दीज रेज वेयर पॉजिटिवली चार्ज, कैनाल रेज वेयर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन which ultimately led to the discovery of another subatomic particle, that is proton. Clear? तो प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने खोजा। ठीक है, मतलब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन की प्रेजेंस का सबसे पहला आइडिया किसको मिला, गोल्डस्टीन को, और इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन को। ठीक है, समझ में आया। अब दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हो चुकी थी जो एटम से भी छोटे हैं, इसीलिए इन्हें कहा जा रहा है सब एटॉमिक। सब मतलब छोटे, एटॉमिक मतलब एटम से भी छोटे। ठीक है, दिस सब एटॉमिक यानी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड ए चार्ज, इन दोनों पे चार्ज भी था जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल था लेकिन साइन में अपोजिट था। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज था वो मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल था, लेकिन साइन में इलेक्ट्रॉन के अपोजिट था। ठीक है, और प्रोटॉन का जो मास था वो देखा गया कि लगभग 2000 टाइम्स ज़्यादा है किसके मास से, इलेक्ट्रॉन के मास से। मतलब प्रोटॉन ज़्यादा भारी है, इलेक्ट्रॉन हल्का है। तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन कितना भारी है, 2000 गुना भारी है। ठीक है, मतलब मेरे सामने एक बहुत बड़ा जानवर रख दिया जाए,
तो मेरे तुलना में उस जानवर का जो वजन है, मास है, वो 2000 गुना ज्यादा हो। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन नन्हा सा है, मास बहुत कम है, और उसके रेस्पेक्ट में प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा? तो अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो मास बराबर नहीं है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का, लेकिन चार्ज बराबर है मैग्नीट्यूड में। लेकिन साइन में चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का साइन में चार्ज अपोजिट है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निगेटिवली चार्ज कहते हैं, तो प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं। मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन साइन अपोजिट है। ठीक है, चलिए देखो यहां ध्यान से देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन पे देखें कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज। अब चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखो तो ये होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि प्रोटॉन पे भी चार्ज मैग्नीट्यूड में उतना ही होता है, बराबर होता है। तो प्रोटॉन पे भी कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन साइन क्या होगा? पॉजिटिव। तो देखो प्रोटॉन पे जो साइन है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, लेकिन देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। देखा है कि नहीं? अब प्रोटॉन का मास देखो केजी में और इलेक्ट्रॉन का मास देखो, तो यहां -31 केजी है और यहां -27 केजी है। तो जाहिर सी बात है, देख पावर कंपेयर करोगे तो साफ साफ पता चल रहा है कि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, न के बराबर। ठीक है, अब अगर हम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को 1 के इक्वल ले लें, इसको 1 के इक्वल ले लें, तो फिर रिलेटिव चार्ज क्या हो जाएगा प्रोटॉन का? ये प्लस, और इसको हमने 1 के बराबर ले लिया तो ये +1 और इलेक्ट्रॉन पे -1। तो ये चार्ज है और ये रिलेटिव चार्ज है। कौन बार बार लिखे? हमने इस पूरे को 1 के इक्वल ले लिया, तो इतने की जगह हमको सिर्फ 1 लिखना पड़ेगा। तो ये रिलेटिव चार्ज है, ये चार्ज है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। इन जनरल आमतौर पे इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज E- एंड प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज P+। ठीक है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट। अब ये जो मास है प्रोटॉन का, इसको हम 1 यूनिट के बराबर लेते हैं, एंड इट्स चार्ज इज +1। ठीक है, और द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है। हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन 2000 गुना इसका मास कम है। प्रोटॉन का मास 2000 गुना ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो इसको नेग्लिजिबल लेते हैं, और जो चार्ज लेते हैं वो -1 लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने यहां से सीख ही लिया। चलिए ठीक है, अब इसमें कोई गड़बड़, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इजीली समझ में आ गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, चलिए, तो हमने चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब याद रखना है आपको कि जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं तो अभी तक कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई है? 2, सिर्फ 2, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बाद में चल के, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज हुई, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज हुई उसके पहले कई साइंटिस्टों ने क्या किया? कई साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो खोज हो चुकी थी, तो इस बात को यूज करते हुए एटम का स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, चलो, तो अब हेडिंग आप देख रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या लिखा है? डिस्कवरी ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने बोला था कि एटम से छोटे पार्टिकल नहीं होते, लेकिन बाद में पता चल गया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, और अभी 2 पार्टिकल्स की खोज हो चुकी थी, एक था इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन। तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो तो फेल हो गई, है ना। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज विद इन एन एटम। अब जब ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर होते हैं, तो ये किस तरीके से एटम के अंदर अरेंज होते हैं, इनका अंदर अरेंजमेंट क्या है, तो इसके लिए एटम दिखता कैसा है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये पता लगाना जरूरी था, है ना। तो फिर सबसे पहले इस कोशिश की
जे थॉमसन ने। जी हाँ, वही जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन खोजा था, कैथोड रेज देखा था, ग्रीन रंग का फ्लोरोसेंस देखा था, वही जे थॉमसन। तो फॉर एक्सप्लेनिंग द एटॉमिक मॉडल मेनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन was the first one to propose model for the structure of an atom। तो जब ये क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक मॉडल को जो कि अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दिया उसको सीक्वेंस में अरेंज करें, तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन ने। तो ये आपको याद रखना है। अब इनका मॉडल क्या था, चलिए देख लेते हैं। तो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग। पुडिंग मतलब समझते हैं? केक। तो अगर आप ध्यान से केक को देखो तो इस केक में कई जगह पर यूनिफॉर्मली जो चेरी है, केक में चेरी होती है, तो इस केक में, केक को पुडिंग कहते हैं। क्रिसमस का समय होगा तो पुडिंग बनेगा, केक बनेगा, है ना। और केक में चेरी भी तो प्रेजेंट होगी, और ये चेरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पुडिंग में। तो कुछ ऐसा ही कौन है? एटम है। तो एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, एक गोला है, बॉल, जैसे बॉल होती है, बॉल का शेप क्या है? स्फीयर। तो उसी तरह एटम भी एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे केक में चेरी एम्बेडेड होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज वेयर लाइक करंट्स, यानी ड्राई फ्रूट इन ए स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। तो जैसे पुडिंग में ड्राई केक चेरी प्रेजेंट होती है, ठीक उसी तरह एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज का स्फीयर है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कि नहीं। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ ए वाटरमेलन। हम वाटरमेलन को भी ध्यान में रखते हुए इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो, जैसे ये वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन के अंदर ब्लैक रंग के सीड, बीज होते हैं। तो इन बीज की जगह यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स की तुलना इन सीड से की गई है, ठीक है। और बाकी ये जो तरबूज है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से कंपेयर किया गया है। तो इसीलिए इसको हम एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसे पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, उसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए हम उसका कंपैरिजन पुडिंग से या वाटरमेलन से कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ वाटरमेलन। द पॉजिटिवली चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन। तो जैसे वाटरमेलन में जो लाल हिस्सा है जो हम खाते हैं, जैसे ये फैला हुआ है, ठीक इसी तरह पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और जैसे वहां बीज, सीड प्रेजेंट है, उसी तरह यहां इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। while the electrons are studded in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon। समझ में आया? तो ऐसा बोला जे थॉमसन ने कि एटम ऐसा दिखता है, एक पूरी गेंद जैसा है, स्फीयर जैसा है, और इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक उसी तरह जैसे वाटरमेलन के रेड पार्ट में ब्लैक सीड एम्बेडेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे केक में ड्राई फ्रूट्स और चेरी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक उसी तरह एटम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ऐसा दिखता है एटम। ऐसा किसने कहा? जे थॉमसन ने। तो पहला एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है, क्लियर। तो वही लिखा है, थॉमसन का क्या प्रपोजल था एटम के बारे में कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, ठीक है। और ये भी बोला कि जितने निगेटिव चार्ज हैं उतने पॉजिटिव चार्ज हैं, तो कुल मिला के नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब एटम क्या है? न्यूट्रल है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लेकिन साइन में अपोजिट होता है। तो अगर आप कंपेयर करो तो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पे कितना होता है? +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लोगे और इन दोनों का चार्ज जोड़ोगे तो ये माइनस में और ये प्लस में, और दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो नेट चार्ज क्या आएगा? नेट चार्ज आएगा आपका 0। 0 मतलब
न्यूट्रल। तो यही बोला थॉमसन ने कि एटम जो होता है एज ए होल वो न्यूट्रल होता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में आपको याद रखना है, ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या था? थॉमसन डिड नॉट डिस्कस अबाउट द न्यूट्रॉन, सो हिज एटॉमिक मॉडल फेल्ड। आगे चल के जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तो जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। क्यों? क्योंकि इस मॉडल में जे थॉमसन ने न्यूट्रॉन का तो जिक्र ही नहीं किया, कहीं मेंशन ही नहीं किया कि न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन ये तो पता चल गया था एक्सपेरिमेंट से कि न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, लेकिन कहाँ है आपके मॉडल में? थॉमसन तो बता नहीं पाए, इसीलिए ये मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जब जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया तो एटम का एक दूसरा मॉडल दिया, प्रपोज किया किसने? रदरफोर्ड ने। और यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ना। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो सबसे पहले जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, फिर इसके बाद किसका मॉडल आया? फिर आया रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बहुत फेमस है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जिसे अल्फा स्कैटरिंग भी कहा जाता है, ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल्स का यूज हुआ था। और गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गोल्ड के फॉयल का यूज हुआ था। अब क्लियर हो गया? चलिए, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने क्या किया? ए फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वेयर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉयल। तो ये आप येलो रंग की जो पतली शीट देख रहे हो ना, ये क्या है? ये गोल्ड का फॉयल है। और इस पर इधर से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया? बम्बार्ड कराया। बम्बार्ड मतलब जैसे मान लीजिए सामने दीवार है, मेरे सामने इस समय दीवार है, और मैं कम से कम 100 बॉल को क्या करूं? ऐसे फेंकूं इसके ऊपर। तो 100 बॉल, प्लास्टिक की 100 बॉल इस तरीके से दीवार पे जाए, तो कुछ ऐसा ही समझ लो कि यहाँ गोल्ड का फॉयल है और इधर से अल्फा पार्टिकल्स को फेंका गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है? अल्फा पार्टिकल एमिटर। एमिटर मतलब एक ऐसा डिवाइस जहां से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं बहुत ही तेज रफ्तार से, और जाकर किससे टकरा रहे हैं? गोल्ड के फॉयल से टकरा रहे हैं, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं? अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। डबली चार्ज हीलियम आयंस मतलब कि अगर हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो हीलियम पे आ जाएगा +2 चार्ज, ठीक है। अब ये किसमें बदल गया? यही तो है अल्फा पार्टिकल, इसी को तो अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं। तो हीलियम पे कितना चार्ज है? +2 चार्ज है ना, डबल है ना। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अल्फा पार्टिकल है डबली चार्ज, मतलब +2 चार्ज है, ठीक है। अब वो हीलियम एटम नहीं रहा, अब वो आयन बन गया क्योंकि उस पर चार्ज आ गया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज डबली चार्ज हीलियम आयन, ना कि हीलियम एटम, क्योंकि चार्ज है तो वो आयन होगा, क्योंकि एटम अभी हमने पढ़ा न्यूट्रल होता है, जे थॉमसन ने बताया था, ठीक है। एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो जब ऐसा एक्सपेरिमेंट कराया, गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को भेजा, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जाके गोल्ड फॉयल से टकराए, तो ही अब क्वेश्चन ये उठता है कि गोल्ड क्यों यूज किया? देखो, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तब बढ़िया आता जब ये गोल्ड फॉयल बहुत थिन होती। थिन क्या? थिनेस्ट होती, बहुत पतली होती। और सबसे ज्यादा पतली शीट किसकी बना सकते हो आप? गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड एक मेटल है और सभी मेटल्स में एक प्रॉपर्टी होती है मेलिबिलिटी। अगर आप किसी शीशे पर हथौड़े से मारोगे वो टूट जाएगा, लेकिन किसी लोहे के टुकड़े पर आप हथौड़े से मारोगे तो वो टूटेगा नहीं, लेकिन वो चपटा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? चपटा होता जाएगा। मारते जाओ वो चपटा होता जाएगा, फैलता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा फैलने की, प्रेशर या फोर्स पड़ने पर फैलने की प्रॉपर्टी किस मेटल में होती है? यानी सबसे ज्यादा मेलिएबिलिटी किस में होती है? गोल्ड में। तो सबसे पतली शीट आप किसकी बना सकते हो? गोल्ड की। और जितनी पतली शीट होगी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उतना बढ़िया होगा, इसीलिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल यूज किया। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाई रदरफोर्ड यूज गोल्ड फॉयल, तो आपका आंसर ये होना चाहिए, गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल, और सबसे मेलेबल होने की वजह से सबसे थिन शीट आप गोल्ड की बना सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने इसीलिए गोल्ड यूज किया, ठीक है। और ये इतना पतला था कि इसकी जो थिकनेस थी वो केवल 1000 एटम्स के बराबर थी। मतलब 1000 एटम्स को इस तरीके से अगर लाइन से 1000 एटम लगा दूं
तो जितनी थिकनेस होगी उतना थिक था ये गोल्ड फॉइल। तो ये बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है आपको, बहुत। अरे एटम तो आंखों से दिखते नहीं, तो 1000 एटम को भी लाइन से लगा दिया जाए तो सोचो कितनी पतली शीट होगी, है ना। तो जब ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया तो इनको क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, तो चलिए वही देख लेते हैं। ही एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। रदरफोर्ड को ये लग रहा था कि भाई ये गोल्ड है, गोल्ड में भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इन गोल्ड में प्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल से जब कौन सा पार्टिकल टकराएगा, अल्फा पार्टिकल टकराएगा, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे गया टकराया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये सोच के चल रहे थे, है ना, क्योंकि भाई गोल्ड है तो गोल्ड भी किससे बना है, गोल्ड एटम से बना है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो गोल्ड के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और इधर से आप कौन सा पार्टिकल भेज रहे हो, इधर से आप अल्फा पार्टिकल भेज रहे हो। तो गोल्ड के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब अल्फा पार्टिकल से टकराएंगे तो जाहिर से बात है अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, दाएं या बाएं, राइट या लेफ्ट, डाइवर्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा सोच के चल रहे थे रदरफोर्ड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यही तो कमाल की बात है, ऐसा हुआ नहीं। तो अधिकतर अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड ने क्या देखा, अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सीधे गुजर गए। मतलब वो सब एटॉमिक पार्टिकल से नहीं टकराए, सीधे गुजर गए, सीधे। मतलब अगर ऐसा देखा जाए तो यहां से अल्फा पार्टिकल आया, सीधे गुजर गया। और इसका पता कैसे चला, ये जो स्क्रीन लगा रखी थी रदरफोर्ड ने, इस पे ये ऐसी स्क्रीन थी, अगर इस पे कोई चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो यहां से रोशनी उठेगी। तो सबसे ज्यादा रोशनी यहां से उठ रही थी। तो ये तभी मुमकिन है कि जब अल्फा पार्टिकल सीधे आया और गोल्ड फॉइल को पार करते हुए सीधे चला गया। तो रदरफोर्ड जो सोच रहे थे कि डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, और अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर गए, जैसे यहां दिख रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, दिमाग में बत्ती जली रदरफोर्ड की, अरे जैसा मैं सोच रहा था वैसा तो हुआ ही नहीं, ये तो कुछ और ही हो गया, है कि नहीं। तो वहां से इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन जो देखा, उस ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं। मतलब क्या इनको नजर आया, तो इस एक्सपेरिमेंट से इनको ये नजर आया, पहली चीज, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल गोल्ड की फॉइल से स्ट्रेट पास कर गए, ठीक है। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। बहुत कम, जैसे ये वाला देखो, बहुत कम अल्फा पार्टिकल थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन डिफ्लेक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं हुए, बहुत ही स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। मतलब इनको जाना था सीधे, ये थोड़ा सा मुड़ गया। और बहुत ही कम, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल, यानी जो 12,000 अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल की तरफ बढ़े, उसमें से सिर्फ एक, 12,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा देखा गया कि जो रिबाउंड कर गया। रिबाउंड मतलब ये टकराया और वापस आ गया। तो अधिकतर स्ट्रेट पास कर गए, थोड़े बहुत थोड़ी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम 12,000 में एक ऐसा पार्टिकल नजर आया जो रिबाउंड कर गया, बाउंस बैक हो गया, टकराया वापस आ गया। ये 3 ऑब्जर्वेशन नजर आया। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन के आधार पर, बेसिस पर रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया। तो क्या बोला है, तो अगर अधिकतर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर गए, इसका मतलब कि ये जगह खाली होगी, ये जगह क्या होगी, खाली होगी। तो ये समझ लो ये एटम है, ये येलो रंग का आपको ये जो स्फीयर दिख रहा है, ये समझ लो एटम है। तो एटम का ये सब जगह क्या है, खाली है, तभी तो अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, स्ट्रेट पास कर गया। तो फिर इस ऑब्जर्वेशन से पहली चीज जो रदरफोर्ड ने ये बोली, रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या कंक्लूड किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। एम्प्टी है तभी तो अधिकतर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, स्ट्रेट पास हो गए। अगर खाली जगह नहीं होता एटम का तो फिर ये स्ट्रेट कैसे पास करते। तो इस आधार पे इन्होंने ये बोला कि एटम में अधिकतर स्पेस जो होती है वो एम्प्टी होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो एटम की अधिकतर जगह खाली होती है,
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए थे, स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, ये इस बात का इशारा है कि इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। अब याद करो, मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल क्या है, डबली चार्ज हीलियम आयन है, मतलब अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और सेम चार्ज कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते, रिपेल करते हैं। सेम चार्ज कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते, रिपेल करते हैं। तो अगर ये एटम, और एटम का अगर हम ये माने कि अधिकतर जगह तो खाली है, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी सी जगह पे क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अल्फा पार्टिकल इधर आया। अब देखो, ये इसके करीब से गुजर रहा है ना, तो क्या होगा, रिपेल होगा कि अट्रैक्ट होगा, दूर भागेंगे। तो दूर भागने के वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये सीधे ना जाके ये थोड़ा क्या हो गया, घूम गया। ये वाला आया ऐसे ऐसे घूम गया, और ये वाला जो आए वो सीधे चिकल गए। तो इसका मतलब कि एटम की तो अधिकतर जगह खाली है, लेकिन एटम का जो केंद्र है, सेंटर जो है, सेंटर वो खाली नहीं है, वहां सारा पॉजिटिव चार्ज है। तभी कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, नहीं तो क्यों डिफ्लेक्ट होते। तो इस आधार पे बोला रदरफोर्ड ने कि एटम का जो मास है वो उसके सेंटर पे लोकेटेड है, और उस सेंटर को न्यूक्लियस कहा, और ये बोला कि एटम के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तभी कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, क्लियर। और वेरी फ्यू स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री होगा ये। तो ये इस मैंने बताया था ना, 12,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसे आया कि जो टकराया और बाउंस बैक कर गया, जो इस बात को बता रहे हैं कि एटम का सारा मास, ठीक है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। एटम के एक बहुत ही छोटे वॉल्यूम में इस पूरे एटम का मास लोकेटेड है, और इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल आया वो टकराकर बाउंस बैक हो गया, रिबाउंड हो गया। तो अधिकतर सीधे निकल गए क्योंकि अधिकतर जगह खाली है, कुछ जो बगल से निकले वो डिफ्लेक्ट हो गए इसलिए क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज और इस सेंटर पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो वो रिपेल कर गए, और जो बिल्कुल बीचों बीच टकराए वो रिबाउंड कर गए। इसका मतलब सारा मास इस सेंटर पे लोकेटेड है, और इसी सेंटर को क्या कहा, न्यूक्लियस। तो तब जाकर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने यह कहा कि एटम का अधिकतर स्पेस एम्प्टी है, खाली है। एटम का सारा मास एक सेंटर पे लोकेटेड होता है, उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और एटम के उस सेंटर पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के कारण, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक सन के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरह, है कि नहीं। तो वही लिखा है कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रेसाइड्स इन द न्यूक्लियस। एटम का मास हर जगह स्प्रेड नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एटम का मास सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है, और उस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के वजह से, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ऐसा दिखता है एटम। किसने बोला ऐसा, रदरफोर्ड जी ने, ठीक है। तो पहले जे थॉमसन ने बोला, फिर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। तो देखो, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, किसमें, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें भी आई। क्या प्रॉब्लम आई, रदरफोर्ड का इतना बढ़िया तो एटॉमिक मॉडल है, अब इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत ये आई कि ऐसा नहीं है कि एक वक्त पे केवल एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसी समय कहीं दूसरे देश में कोई दूसरा स्टूडेंट या मान लो कोई दूसरा साइंटिस्ट भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तो उस समय मैक्सवेल आए थे, और मैक्सवेल उसी समय वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मैक्सवेल ने ये कहा कि जो एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो रेडिएशन एमिट करता है,
और रेडिएशन एमिट करने की वजह से उसकी एनर्जी लगातार क्या होती है, कम होती है। एक्सेलरेशन समझ रहे हो ना, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होना। मतलब अगर रफ्तार अचानक से बढ़े या घटे किसकी, चार्ज पार्टिकल की, तो उससे क्या निकलेगी, उस चार्ज पार्टिकल से रेडिएशन निकलेगा, और इसके वजह से रेडिएशन निकलेगा तो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अब रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को थोड़ा देखते हैं। रदरफोर्ड ने यही ना कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो ये घूमेगा इस तरीके से। तो आप ये देखो हर वक्त इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, टेंजेंट, और यहाँ है इलेक्ट्रॉन तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से टेंजेंट है ना। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, तो हम ये कहेंगे ना कि टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, या ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड वही रहे, डायरेक्शन चेंज हो जाए, या ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। तो इन तीनों केस में हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ, मतलब एक्सेलरेशन है। यही तो एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, v/t। तो टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना वो एक्सेलरेशन होता है। अब चाहे वेलोसिटी डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से चेंज हो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन बदल रहा है। इसका मतलब समय के साथ वेलोसिटी बदल रही है इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और ये एक्सेलरेट हो रहा है तो इससे क्या निकलेगा, इससे रेडिएशन निकलेगा, और रेडिएशन के वजह से इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी। तो अगर एनर्जी कम होगी तो ये लगातार इसका जो रास्ता है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि लगातार रेडिएशन निकल रहा है, लगातार एनर्जी कम हो रही है इलेक्ट्रॉन की। और एक समय ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो गई तो ये आकर न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो जब न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि वो आकर न्यूक्लियस में गिर गया है, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, तो फिर कहाँ रहा एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल तो क्या हो गया, एटम का जो एग्जिस्टेंस है वही फेल हो गया। तो इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाए रदरफोर्ड, वही लिखा है, द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ए न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। क्योंकि मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो उससे रेडिएशन निकलेगी, और रेडिएशन की वजह से उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ तो वही हो रहा है। तो रदरफोर्ड से जब पूछा गया कि आप एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कीजिए कि एटम कैसे स्टेबल रहेगा, तो एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोल पाए रदरफोर्ड, क्योंकि पॉइंट ये था, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी लगातार कम होगी, वो कम होगी तो सबने कहा कि वो तो आकर फिर उसका रास्ता छोटा होता जाएगा, और आकर वो एक दिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इसका मतलब केवल न्यूक्लियस बचा, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गायब, और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर एटम कैसे हो सकता है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन तो ज़रूर होगा। तो फिर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. If this were so, the atom should be highly unstable. तो ऐसे केस में तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, और एटम अनस्टेबल हो जाएगा तो मैटर would not exist. Matter would not exist in the form that we know. तो फिर मैटर कैसे एग्जिस्ट करेगा, ऑब्जेक्ट जो कि एटम से बना है, तो जब एटम ही अनस्टेबल हो गया तो फिर मैटर कैसे एग्जिस्ट करेगा। अब इस चीज को सही तरीके से एक्सप्लेन किया नील बोर ने। तो जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड का आया, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के बाद फिर किसका आया, नील बोर का एटॉमिक मॉडल। तो ये सीक्वेंस याद रखना। तो नील बोर, ये है नील बोर, इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बाहर
तो वो किस तरीके से अपनी एनर्जी को खत्म होने से रोकेगा। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अगेंस्ट में जो क्वेश्चन उठा, उस क्वेश्चन का जवाब दिया किसने? नील बोर ने। कैसे जवाब दिया? तो नील बोर ने यह बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करेगा, लेकिन एक तय रास्ते पे, फिक्स्ड पाथ पर, और उसी पाथ को बोला शेल। और यह भी कहा कि जब तक उस फिक्स्ड पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी? स्टेबल रहेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी। तो जब डिक्रीज नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता है वो भी छोटा नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहेगा, और तब आप एटम को स्टेबल मान सकते हो, है कि नहीं? और इन्हीं फिक्स्ड पाथ को शेल का नाम दिया किसने? नील बोर ने। तो वही हम पढ़ते हैं, पहला शेल के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन, ठीक है। तो ये बन गया आपका नील बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो नील बोर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को ही यूज किया, बस उसमें अपना एक पॉइंट ऐड कर दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं जैसा कि रदरफोर्ड ने भी बोला था, लेकिन एक तय रास्ते पे। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये जो मैंने लाइन बोली ना, तय रास्ता, फिक्स्ड पाथ, ऐसा रदरफोर्ड ने नहीं कहा। नील बोर ने कहा फिक्स्ड पाथ पे घूमता है इलेक्ट्रॉन, और जब तक इस फिक्स्ड पाथ पे घूमता रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1% भी कम नहीं होगी, तो फिर एटम स्टेबल हो गया, है कि नहीं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्लियर? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं पाया जाएगा, ऐसा नहीं कहीं भी घूम रहा है, नहीं। इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इन ऑर्बिट में ही पाया जाएगा, ना तो इस ऑर्बिट के बीच में नहीं पाया जाएगा, ना, सिर्फ इन्हीं रास्तों पर पाया जाएगा जिन्हें हम ऑर्बिट या शेल भी कहते हैं। While revolving in discrete orbit, the electrons do not radiate energy. तो जब रेडिएशन नहीं रिलीज करेंगे तो इनकी एनर्जी भी कम नहीं होगी, है कि नहीं? समझ में आया? तो ये था आपका नील बोर का एटॉमिक मॉडल, और इन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में अपना पॉइंट जोड़कर एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और वही हम बाद में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर पहले हम के शेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर हम एल शेल में भरेंगे, फिर हम एम शेल में भरेंगे। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब नील बोर के एटॉमिक मॉडल तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ही पता था। बाद में एक सब एटॉमिक पार्टिकल और खोजा गया। ये लेट क्यों खोजा गया? क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता, और चार्ज पार्टिकल की खोजना आसान है, और ऐसा पार्टिकल जिस पे चार्ज ही नहीं, उसका पता लगाना मुश्किल था। तो इसीलिए न्यूट्रॉन की खोज लेट हुई, और किसने की? जेम्स चैडविक ने। तो इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल which had no charge and a mass relatively nearly equal to that of proton. It was eventually named as neutron. तो जेम्स चैडविक ने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल खोजा जिसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर था और चार्ज 0 था, और इसी सब एटॉमिक पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन, ठीक है। और यह कहा कि न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम। एटम का जो न्यूक्लियस है, जिस पे एटम का सारा मास लोकेटेड है, ठीक है, उसी न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन तो पाया ही जाता था, और एक चीज और, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। इसीलिए देखो कि इस एटम का ये जो डायग्राम है, इसमें ये देखो, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो ब्लू रंग के जो बॉल दिख रहे हैं वो प्रोटॉन है, और रेड रंग के जो दिख रहे हैं वो न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। टुगेदर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। Those subatomic particles which are found inside nucleus are called as nucleons. उसमें से दो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है और फिक्स्ड ऑर्बिट पे, शेल पे क्या करता है? रिवॉल्व करता है, जैसा कि नील बोर ने कहा। तो इस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है एटम, ठीक है, क्लियर। और एटम न्यूट्रल है अभी भी एटम न्यूट्रल ही मानेंगे। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज,
और इसलिए एटम को क्या मानेंगे, न्यूट्रल मानेंगे। ठीक है, तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स धीरे धीरे करके खोजे गए और अब पूरी दुनिया मानती है कि एटम ऐसा दिखता है कि एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और उस न्यूक्लियस के बाहर इन फिक्स्ड पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ऐसा दिखता है एटम। तो आसान नहीं था खोजना, मुश्किल था, लेकिन साइंटिस्ट लोगों की मेहनत ने इसको मुमकिन बना दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर है। अब जब हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के बाहर, तो किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स को उन ऑर्बिट पर रखा जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये हम देखते हैं। तो अब थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, चलिए। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। तो बोर तो वही थे, नील बोर, है ना, और साथ में इनकी मदद की एक और साइंटिस्ट ने, बरी। तो बोर एंड बरी साइंटिस्ट ने यह बताया कि हम सभी लोगों को कि इलेक्ट्रॉन्स को एटम के ऑर्बिट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये है बोर, ये है बरी। अब देखो, ध्यान से देखो, ये पूरा एटम है, ये क्या है, ये तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर ये तय रास्ता दिख रहा है, फिक्स्ड ऑर्बिट। इस पर ये गोल गोल क्या नजर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या खास बात देखी, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं पाया जाएगा, यहाँ नहीं है, पाया जाएगा या तो इस ऑर्बिट में या तो फिर इस ऑर्बिट में। तो यही तो कहा था नील बोर ने कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन हमेशा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, अब उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखा जाना है, इसके बारे में बताया नील बोर ने और बरी ने, इसीलिए बोर एंड बरी कहा जाता है। ठीक है, चलो, तो कुछ रूल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो रूल्स देख लेते हैं। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल। तो डिफरेंट शेल यानी डिफरेंट ऑर्बिट में जिनका एनर्जी लेवल भी डिफरेंट है, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से रखा जाए, इसका जो रूल है वो बताया। अब पहला रूल क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², जहां n क्या है, एनर्जी लेवल है। तो k शेल के लिए एनर्जी लेवल 1 होगा, l के लिए 2 होगा, l के लिए k, l, m के लिए 3 होगा। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी शेल में आप अपनी मर्जी से जितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहें नहीं रख सकते। किसी भी शेल में एक लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जा सकता, और उस मैक्सिमम लिमिट का पता लगाने का फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, तो अगर आपको शेल पता है तो उस शेल का एनर्जी लेवल यानी n मतलब क्या, एनर्जी लेवल। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियस के बाहर ये पहला शेल, और इस शेल को क्या कहते हैं, के शेल। के शेल के लिए एनर्जी लेवल यानी n की वैल्यू कितनी है, 1। तो अगर आपको n की वैल्यू पता चल गई तो इस फॉर्मूले से आप ये निकाल सकते हैं कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो निकालो, तो 2 × n², n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2 × 1 मतलब 2। तो के शेल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो, मिनिमम 1 भी रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। 2 से ज़्यादा रखना है तो फिर आपको अगले शेल में रखना होगा। अब अगला शेल L है, L के लिए एनर्जी लेवल कितनी है, n की वैल्यू यानी एनर्जी लेवल 2 है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करो। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, मतलब L में मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो। इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये ही बोर एंड बरी स्कीम ने बताया, मतलब बोर एंड बरी साइंटिस्ट ने यही बताया कि आप जितना मर्जी, ये नहीं कि आप के में 8 इलेक्ट्रॉन रख दो, 50 इलेक्ट्रॉन रख दो, नहीं, के में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकते। तो के क्या है, शेल, और इस शेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, चाहे कोई भी एटम। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ कैलकुलेट किया गया। तो के में आपका 2 है, एल में, शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम 7 भी, 6 भी, 5 भी रख सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं।
ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में यानी एम शेल में 18, एन शेल में 32 और इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, फिर दूसरा रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। मतलब कि आप बिना के शेल को भरे आप एल शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। ये नहीं कि आपको 8 इलेक्ट्रॉन रखना था तो आपने के को खाली रख दिया और सारा 8 इलेक्ट्रॉन लाकर पटक दिया किसमें, एल में। गलत। पहले आप अंदर वाले शेल को जिसकी एनर्जी लेवल कम है तो पहले के को फिल करोगे, के भर जाएगा तो एल को भरोगे, एल भर जाएगा तो एम को भरोगे। तो हमेशा स्टार्ट के से करना है, के मतलब सबसे इनर, तो इनर शेल को पहले भरेंगे, फिर उसके बाहर वाले को, फिर उसके बाहर वाले को। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाता है एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, समझ में आया? अब आप खुद ही देख लो, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर के शेल, के में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, ये के शेल, के में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम का एटम, तो हीलियम के एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे, तो सबसे पहले के में तो रखेंगे, है ना। तो देखो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये एक ये। अब के में मैक्सिमम कितना रखे जा सकते थे, 2, अभी हमने पढ़ा। देखो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते थे। तो जब हम हीलियम पर आए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब बात आती है लिथियम की जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन भर गया, आप 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तब आप अब एल में रखोगे, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन देखो एल में रखा गया। फिर बेरिलियम में 4 हैं तो के में 2, एल में 4, 2। ठीक है, बोरॉन में कितने हैं, 5, तो के में 2, एल में 3। कार्बन में 6 हैं तो के में 2, एल में, बताओ, एल में 4। तो हमेशा के में 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते। के भरोगे फिर एल भरोगे, एल भरोगे तो फिर एम भरोगे। इस तरीके से हमेशा इनर शेल को पहले भरते हैं, फिर आउटर शेल को भरते हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये तो हमने सीख लिया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब जब आपको इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया तो वैलेंसी निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, तो अब हमको क्या पढ़ना है, वैलेंसी। वैलेंसी का पता वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लगता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो इस वाले डायग्राम में, कार्बन को ध्यान से देखो। कार्बन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये रहा कार्बन का न्यूक्लियस, ये रहा के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और के बाहर कौन सा शेल है, एल, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिला के कितने हो गए, 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन के एटम में आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, तो आप कहोगे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, एल। और इस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, 4, है ना। तो इसी इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल, किसी भी एटम में आउटर मोस्ट शेल जो सबसे बाहरी शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा तो आपको उस एटम की वैलेंसी पता चल जाएगी। तो अगर कार्बन में पता चल गया कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो आपको कार्बन की वैलेंसी भी पता चल जाएगी। तो वही मैं कह रहा हूं कि वैलेंसी पता लगाने के लिए पहले यह पता लगाना जरूरी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे लिथियम में देखो, लिथियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये इनर शेल है के जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। अब लिथियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबल कैसे, तो देखो एटम वो स्टेबल होता है जिसके जो शेल है ना वो कंप्लीटली फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन से। तो के तो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन क्या एल कंप्लीटली फिल्ड है, नहीं। एल में हमने पढ़ा है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन है कितना, 1। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा है कि लिथियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को दान दे दे, ले जाओ। तो जब दान देगा तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो गया, तो फिर लिथियम के पास केवल 1 शेल बचा के,
और वो भी फिल्ड है कंप्लीटली, क्योंकि के में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं और दोनों प्रेजेंट हैं, तो तब जाकर लिथियम का एटम स्टेबल हो जाएगा। तो लिथियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो वैलेंसी कितनी हुई 1। तो वैलेंसी का पता वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लगा कि नहीं लगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि वैलेंसी जो कि लिथियम की किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जिसे हम वैलेंसी कहते हैं, उसका पता हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लगा सकते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगाने के लिए पहले ये देखना होगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, और वो आपने देख लिया है कि नहीं, समझ में आया। देखो कार्बन में जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही तो हैं, कितने हुए 4। तो अब 4 और मिल जाएं तो इसमें 8 हो जाएंगे, तो 4 और इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसीलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी का पता लग सकता है, ठीक है, क्लियर। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लिया, लॉस्ट मतलब खो दिया या शेयर किया, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की गेन हुआ, लॉस हुआ या शेयरिंग हुआ, ताकि एटम अपने शेल को कंप्लीटली फिल्ड कर दें, यानी कि अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में, और उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उस एटम की वैलेंसी कहा जाता है। तो कार्बन की सबको पता है वैलेंसी 4 होती है, क्यों? क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, और अगर वो 4 और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और 8 होने के बाद कार्बन का जो ऑक्टेट है, जो आउटर शेल है, वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, किससे? इलेक्ट्रॉन से, और कार्बन का एटम स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन के पास 4 है, 4 की और ज़रूरत है, तो 4 और जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरा कैसे करता है? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, कौन? कार्बन। इसीलिए कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। समझ में आया? तो ये जो भी वैलेंसी है ना, ये समझ लो कि एटम अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन लेना पड़े, चाहे देना पड़े, चाहे शेयर करना पड़े। जैसे हम लोग खाना, कोई भूखा है दे दिया खाना, हम भूखे हैं तो किसी ने हमको दे दिया, और दोनों भूखे हैं तो आओ चलो आधा आधा बांट लेते हैं, ठीक उसी तरह। तो इससे दोनों का पेट भर जाएगा और स्टेबल हो जाएंगे हम लोग, हाँ, संतुष्ट हो जाएंगे। यही काम तो एटम भी करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की हेरा फेरी हुई या शेयरिंग हुई, उसी को तो वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन्स की हेरा फेरी होगी, इसका पता वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लगाओगे, ठीक है। तो वैलेंसी पता करने के लिए इसीलिए ज़रूरी है कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता हो। इसीलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, लिथियम की कितनी होती है? 1 होती है, सोडियम की भी 1 होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स कंटेन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन in their outermost shell, therefore each one of them can lose 1 electron, so they are said to have valency 1। ठीक है, समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि ये लूज करने से इनके पास सिर्फ ये शेल बचा, और ये शेल कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड जो होगा वो स्टेबल होगा। तो अपने आप को कंप्लीटली फिल्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ, तो एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो वैलेंसी भी 1। क्लियर है? चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो अब हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पढ़ लेते हैं। एटॉमिक मास को मास नंबर भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। एटॉमिक मास को मास नंबर भी कहते हैं। तो एटॉमिक मास मतलब मास नंबर, और एटॉमिक नंबर अलग है, ठीक है। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में एटॉमिक मास भी लिख देता हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इन दोनों को समझना है तो एटम के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। एटम में अगर पूछा जाए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में, है ना। तो किसी भी न्यूक्लियस में जितने न्यूट्रॉन और जितने प्रोटॉन होते हैं, दोनों के नंबर को ऐड कर दो, वही उस एटम का एटॉमिक मास होता है, ठीक है, समझ में आया। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, वही प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो देखो, एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन क्या लिखी है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कार्बन के केस में 6 प्रोटॉन है, एटम मतलब कार्बन के एटम में, मतलब न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 6। लिथियम में 3 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 3। जितने प्रोटॉन वही एटॉमिक नंबर होता है।
और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, मतलब मेरे पास कार्बन का 2 एटम है, एक एटम ये एक एटम ये, तो दोनों एटम का एटॉमिक नंबर सेम ही तो होगा, अलग अलग थोड़ी होगा, क्योंकि दोनों कार्बन के हैं। ठीक है, क्लियर? एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया। अब आते हैं मास नंबर यानी एटॉमिक मास को समझ लेते हैं। तो अभी मैंने बताया कि किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन होते हैं, मान लो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो दोनों जोड़ो कितना है 12 एटॉमिक मास यानी मास नंबर होता है। तो इसीलिए लिखा है द मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कंसीडर करते? हमने पढ़ा था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ था कि एटम का अधिकतर स्पेस खाली है, एटम का सारा मास कहाँ लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस पे सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो एटम के मास में योगदान कंट्रीब्यूशन सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो होगा। इलेक्ट्रॉन का तो मास बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर तो एटम का जगह खाली है, स्पेस खाली है, वहाँ कोई मास ही नहीं। तो फिर इलेक्ट्रॉन को हम क्यों जोड़ें? इसीलिए सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर मास ऑफ एन एटम रेसाइड्स इन न्यूक्लियस, और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो, मास नंबर या कह लो एटॉमिक मास निकल के आ जाता है, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास को ए से और किसको? एटॉमिक नंबर को जेड से। तो अगर मैंने लिखा तो कार्बन का सिंबल होता है सी, ए होता है क्या? एटॉमिक मास यानी मास नंबर, और जेड नीचे लिखते हैं। तो ए कितना होता है कार्बन के केस में? 12, और जेड यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो समझ में आ गया इसका क्या मतलब है? समझ में आया ना? तो बस यही कह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आइसोटोप देख लेते हैं। अब इन तीनों हाइड्रोजन के एटम को ध्यान से देखो। अब आपको पता चल गया कि किसी भी एलिमेंट के जो सिंबल होता है, सिंबल के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो क्या बताता है? वो एटॉमिक मास यानी मास नंबर बताता है, और जो नंबर नीचे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर बताता है। तो जरा यहाँ देखो, तीनों हाइड्रोजन के एटम हैं और तीनों में नीचे 1 है, और नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर। मतलब तीनों एटम में एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन ऊपर जो नंबर होता है वो एटॉमिक मास होता है यानी मास नंबर, और वो तीनों में अलग अलग है। तो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास या कह लो मास नंबर डिफरेंट हो, उन्हें आपस में आइसोटोप कहा जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 2H1, 3H1। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, 2H1 को ड्यूटेरियम कहते हैं, और 3H1 को ट्राइटियम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन के 0, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन जोड़ो तो कितना आ रहा है? 2, तो इसीलिए एटॉमिक मास कितना है? 2। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं? 2, प्रोटॉन कितने हैं? 1, इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ठीक है, समझ में आया? इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि कंपैरिजन इक्वल हो, इधर न्यूट्रॉन इधर प्रोटॉन। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो देखो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मतलब 0 + 1 1 आया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मतलब 1 + 1 2 आया, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 2 + 1 3 आया। और जो नीचे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के नंबर बराबर होता है। तो यहाँ प्रोटॉन 1 है तो नीचे 1, यहाँ भी प्रोटॉन 1 तो नीचे 1, यहाँ भी प्रोटॉन 1 तो नीचे 1। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल और दे देता हूँ। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, तो दोनों का एटॉमिक नंबर देखो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। तो ये दोनों क्लोरीन का आइसोटोप है। ठीक है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, कार्बन का भी आइसोटोप होता है। तो आइसोटोप क्लियर हो गया है ना? चलिए, अब और एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, क्लोरीन बता दिया, कार्बन है, क्लोरीन है। तो अब कंफ्यूजन नहीं आएगी। देखो, कार्बन में भी एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग अलग। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप, कार्बन के आइसोटोप और क्लोरीन का आइसोटोप। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से हमने ये क्लास 9th का चैप्टर 4
स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा वन शॉट में हमने पढ़ा, समझा। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी तरह हमारे साथ अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।